So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with a section 5.4 which is titled as Penalty and Liquidated Damages as per section 74 of the Indian Contract Act 1872. The parties to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure to perform the contract. In such cases, the question arises whether the courts will accept this figure as the measure of damage. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम जो पार्टीज हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं एक कॉम्पनसेशन जो पार्टी को देना पड़ेगा अगर कोई भी पार्टी ब्रीच कर सकती है. लेकिन ऐसे केस में क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लॉस ज्यादा कम हो जाता है तो कोर्ट किस बात को मानेगी. ठीक है, इसमें हमें दो अप्रोच पढ़नी है. एक अप्रोच है एज पर द इंग्लिश लॉ और एक अप्रोच है एज पर द इंडियन लॉ. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंटरप्रेटेड ईदर एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और एज पेनल्टी. इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग या तो जो आप अमाउंट लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होना चाहिए या वो पेनल्टी में होना चाहिए. इंग्लिश लॉ में पूरी तरीके से एक डिफ्रेंसिएशन दिया गया है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है और पेनल्टी क्या है. If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate of the parties of the loss which would be caused by a future breach of the contract, it is liquidated damages. अगर जो सम आपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करा है वो एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, कैलकुलेशंस के हिसाब से आपने लॉस को डिटरमाइन करा है कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो एज पर द कैलकुलेशन इतना लॉस होगा, तो वो आपके liquidated damages हैं. It is an assessment of the amount which in the opinion of the parties will compensate for the breach. ये एक ऐसी असेसमेंट है अमाउंट की जो दोनों पार्टीज करती हैं जो अगर कोई ब्रीच करता है फ्यूचर में तो बाद में उन्हें कॉम्पनसेट कर देंगी. सो इट इज एन एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड अमाउंट. सच अ क्लॉज इज इफेक्टिव एंड द अमाउंट इज रिकवरेबल. तो वो क्लॉज इफेक्टिव है और उतना अमाउंट वो रिकवर कर सकते हैं ऑन द breach of the contract. But where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract, it is a penalty. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अनरीजनेबल अमाउंट डाल दिया है ऐसे ही बिना किसी कैलकुलेशन के या बिना किसी एस्टिमेट के, तो वो एक पेनल्टी है. क्योंकि कभी कभी आप एक बहुत बड़ी अमाउंट डाल देते हैं इस डर से कि ताकि दूसरी वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ना कर सके, क्योंकि अगर वो ब्रीच करेंगे तो उन्हें इतना भारी पैसा पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो एक पेनल्टी है, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है. सच अ क्लॉज ऑफ डिसरिगार्डेड एंड द इंजर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल लॉस. अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज डाल रखा है तो वो क्लॉज इफेक्टिव नहीं होगा, वो इनइफेक्टिव है और जितना लॉस होगा आप सिर्फ उतना ही डैमेज रिकवर कर सकते हैं. मान लेते हैं कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करेगी तो उसको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी. ठीक है, लेकिन ब्रीच कर दी है किसी एक पार्टी ने और एक्चुअल लॉस उन्हें हुआ है 2 लाख का, तो आप एक्चुअल लॉस ही उन्हें पे करेंगे 2 लाख का, आप उन्हें 10 लाख रुपए नहीं देंगे. ठीक है, Now this was as per the English law. Now Indian law में क्या कर देखते हैं. Indian law makes no distinction between penalty and liquidated damages. So Indian law जो है वो penalty और liquidated damages के बीच में किसी भी तरह का distinction नहीं करता है. The courts in India avoided only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. जो courts हैं इंडिया में वो एक reasonable compensation ही provide करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखा हुआ है उससे ज्यादा अगर आपको लॉस हुआ है तो तब भी आपको उससे ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा. Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed what the damages will be, the court will never allow more. अगर पार्टीज ने फिक्स कर दिया है कि इतना डैमेज आपको पे होगा और उससे ज्यादा अगर किसी को लॉस हो जाता है तो आप उससे ज्यादा पे करने के लिए लायबल नहीं है. लेकिन कोर्ट जो है वो लेस अलाउ कर सकती है, जो कि हमने 1 लाख वाले केस में देखा था कि उन्होंने फिक्स करा था कि 1 लाख का पेनल्टी देंगे लेकिन लॉस हुआ है असल में 70,000 का, तो वो सिर्फ 70,000 पे करेंगे. लेकिन अगर आपको लॉस 1,50,000 का हुआ है तो आप 1 लाख ही करेंगे, आप ज्यादा नहीं दे सकते, कम आप जरूर दे सकते हैं. A decree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. जितना सम पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है उससे ज्यादा पेएबल ही नहीं है. उससे कम आप दे सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन लॉ जो है वो किसी भी तरीके से लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करता है. वो सिर्फ इस मेन बात पर फोकस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना सम मेंशन्ड है, वो उस मेंशन्ड अमाउंट को देखता है, उससे कम अलाउ कर सकता है बट उससे ज्यादा अलाउ कभी नहीं कर सकता.
Now, what is the exception? The exception is where any person gives any bond to the central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested. On breach of the condition or any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ इसमें गवर्नमेंट को है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी प्राइवेट कंपनी या एजेंसी से और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में आता है और तब ब्रीच हो जाती है, तो जितना अमाउंट मेंशन्ड है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उतना अमाउंट उसे देना ही पड़ेगा. सो द एक्सेप्शन इज ओनली गिवन टू द गवर्नमेंट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में है. अदरवाइज आप उतना ही सम देंगे जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ गवर्नमेंट को है इस वाले केस में. ठीक है. Now, example 8, A contracts with B that if A practice as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees 50,000. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगर वो कोलकाता में एज अ सर्जन ऑपरेट करते हैं तो उन्हें B को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे. A practice as a surgeon at Kolkata. B is entitled to such compensation and not exceeding rupees 50,000 as the court considers reasonable. तो एक कोलकाता में सर्जन है तो बी जो है वो सिर्फ 50,000 ही कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं एज रीजनेबल कॉम्पनसेशन, बट इससे ज्यादा नहीं. नाउ एग्जाम्पल 9, ए बोरोज रुपीज 10,000 फ्रॉम बी. ए ने बी से 10,000 रुपए लिए और उन्हें एक बॉन्ड दी है 20,000 की जो कि 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइडेड है 4,000 की स्टिपुलेशन से. ठीक है. और ऑन डिफॉल्ट जो है पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा. तो ये एक पेनल्टी है और इंडियन कोर्ट के अकॉर्डिंग ये पेनल्टी जो है वो नहीं होगी ऑपरेट, वो इनइफेक्टिव डिक्लेयर होगी क्योंकि पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस हमारे इंडियन लॉ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं. जितना एक्चुअल लॉस होगा उतना ही लॉस दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा. ठीक है. A undertakes to repay B a loan of 10,000 by 5 equal monthly installments with the stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to the term. A ने B को लोन दिया by 5 monthly installments जो कि एक स्टिपुलेशन से है और उन्होंने पहले ही ये स्टिपुलेट कर दिया है कि अगर पेमेंट की डिफॉल्ट होगी तो सारा ड्यू हो जाएगा. ठीक है. सो इस वाले केस में क्या है कि 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं, तो जो पेनल्टी है ये पेनल्टी जो है ये एस्टिमेटेड डैमेज है. तो अगर ये डैमेज इतना ही होता है तो वो उन्हें फोर्स करना ही पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि इंडियन लॉ में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है. जितना एक्चुअल आपको लॉस हुआ है उतना ही लॉस आपको देना पड़ेगा. नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. Penalty and liquidated damages have one thing in common that both are payable on the occurrence of a breach of contract. Penalty और liquidated damages की सिर्फ एक बात कॉमन है कि दोनों जो है वो एक पार्टी को तभी मिलते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है. It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two, but certain principles as laid down below may be helpful. ये बहुत मुश्किल होता है कभी कभी किसी के लिए कि लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, बट कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं. इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज ऑन ब्रीच, इट इज सर्टनली अ पेनल्टी. अगर जो सम आपको देना है कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो सम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सम है as per the probable damage, तो वो obviously एक penalty है. Whereas sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum event of default being made, the later sum is a penalty because more delay in payment is unlikely to cause damage. ठीक है. अगर आपने ये भी रखा है कि अगर डैमेजेस देने में भी आप डिले करते हैं तो आपको ये डैमेज देने पड़ेंगे, तो वो भी एक पेनल्टी ही है. ठीक है. क्योंकि डैमेज के लिए अगर आप डैमेजेस देने के लिए अगर आप डिले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी आएगा कि पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं. वो लिक्विडेटेड डैमेज नहीं है, वो एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं है. द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल. द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन ट्रूथ अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस. जो भी एक्सप्रेशन पार्टीज ने लिखा है, अगर मान लेते हैं पार्टीज ने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगी. कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि वो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं या पेनल्टी है. इफ द सम फिक्स इज एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सॉर्बिडेंट, द कोर्ट विल रिगार्ड इट एज अ पेनल्टी. अगर वो बहुत ही बड़ा और बेतुका अमाउंट है तो वो एक पेनल्टी है, अदरवाइज वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है कॉन्ट्रैक्ट में. The essence of a penalty is payment of money stipulated as a terrorum of the offending party. The essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of the damage. जो पेनल्टी है उसका सेंस ये है कि पेनल्टी इसलिए डाली जाती है ताकि दूसरी पार्टी के अंदर एक डर बिठाया जाए
टेररम बैठाया जाए, ठीक है। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट होते हैं। ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अ पेनल्टी। English law makes a distinction between liquidated damages and penalty, but no such distinction is followed in India. ऐसा कोई भी distinction इंडिया में follow नहीं किया जाता है. The courts in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceed the sum so fixed in the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट में जितना सम मेंशन्ड है उससे कम आप जरूर एज डिसाइड कर सकती है कोर्ट, लेकिन उससे ज़्यादा का अमाउंट कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी. The court have not to be bothered about the distinction but to award reasonable compensation not exceeding the sum so fixed. कोर्ट को इस बात की चिंता नहीं है कि वो डिस्टिंक्शन करे लिक्विडेटेड डैमेजेस में या फिर पेनल्टी में. उनका सिर्फ ये मतलब है कि एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और वो कॉम्पनसेशन मेंशन सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये एक प्राइम मोटिव है कोर्ट्स का इंडिया में. Now, besides claiming damages as a remedy for breach of contract, the following remedies are also available. Damages के अलावा कुछ और remedies भी हैं जो कि available हैं aggrieved party को. सबसे पहली remedy जो aggrieved party के पास available है वो है rescission of contract. When a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. ठीक है, अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, यानी कि खत्म कर सकती है. In such a case, he is absolved of all obligation under the contract and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered. ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, ख़त्म कर सकती है और वो एंटाइटल है किसी भी कॉम्पनसेशन के लिए जो कि उसको डैमेज हुआ है एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Now, A promised B to deliver 50 bags of cement on a certain day. A ने B को प्रॉमिस करा कि वो उन्हें 50 बैग सीमेंट के डिलीवर करेगा ऑन द सेड डेट. B agrees to pay the amount on the receipt of the good. B ने भी कहा कि ठीक है, जब तुम गुड्स डिलीवर कर दोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा. A ने डिलीवरी नहीं करी सीमेंट की ऑन द अपॉइंटेड डे, तो ऑब्वियसली B भी अपने प्राइस को पे करने की लायबिलिटी से ऑब्वियसली खुद डिस्चार्ज हो जाता है. Now, quantum merit. When one person has rendered service to another in circumstance which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay. Quantum merit, that is, as much as the party doing the service has deserved. It covers a case where the party injured by the breach had at time breach done a part but not all the work, but he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done. For the application of this doctrine, two conditions must be fulfilled. It is only available in the original contract has been discharged. If the original contract has been discharged, the claim must be brought by a party not in default. The object of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. देखिए, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि एज मच एज द पार्टी हैज डिजर्व्ड, जितना काम पार्टी ने कर लिया है, जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने पहले भी एक केस लिया था कि मान लेते हैं एक पेंटर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसे घर के 4 कमरों को पेंट करना है. उसने 2 कमरों को पेंट कर दिया है, 2 अभी बाकी हैं और बीच में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है या फिर किसी एक कंडीशन की वजह से ब्रीच हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की, तो सिर्फ उसे 2 कमरे को कलर करने का पैसा मिलेगा क्योंकि उसने वो काम ऑलरेडी कर दिया है और वो डिजर्व भी करता है क्योंकि उसने जब 2 कमरों को पेंट कर दिया है तो ऑब्वियसली उनको पेंट करने की अमाउंट वो डिजर्व करता है. ठीक है, लेकिन क्वांटम मेरिट की जो डॉक्ट्राइन है इसकी 2 एप्लीकेशन फुलफिल होनी चाहिए कि ये तभी अवेलेबल है. क्वांटम मेरिट जो रेमेडी है ये तभी अवेलेबल है जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, और दूसरी एप्लीकेशन इसकी कंडीशन ये है कि जो ये क्लेम है वो यही पार्टी उठा सकती है जो कि डिफॉल्ट नहीं है. मान लेते हैं कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि आप मेरे घर के 4 कमरे पेंट करेंगे, ठीक है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो मैं पार्टी इन डिफॉल्ट हूं, आप हो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट. तो ये जो क्वांटम मेरिट का रेमेडी है ये सिर्फ आप इन्फोर्स कर सकते हैं. मैं नहीं कह सकती कि देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी है, 2 कमरों के तुम्हें पैसे दे रही हूँ. सो क्वांटम मेरिट मैं अप्लाई नहीं कर सकती, क्वांटम मेरिट आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है,
ये जो क्वांटम मेरिट के डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस यूजुअली कॉम्पनसेटरी होते हैं कि वो आपको कॉम्पनसेट करेंगे, जो आपको लॉस हुआ है उसको भर देंगे। लेकिन क्वांटम मेरिट जो होते हैं ना वो रेस्टिट्यूटरी होते हैं कि जिस पोजीशन में आप हैं अभी उस पोजीशन में ही आपको बना के रखेंगे। It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate. When a person orders only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy. ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 12 बॉटल ऑर्डर करी थी विस्की की और साथ में 2 बॉटल ब्रांडी की आ गई हैं। ठीक है, तो आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिए हैं 2 बॉटल, तो जो बॉटल आपने फालतू में एक्सेप्ट कर लिए हैं उनका पैसा भी आपको फिर देना पड़ेगा बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड दोज बॉटल्स ऑफ ब्रांडी। नाउ द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। अब इन पर्टिकुलर केसेस में जो क्लेम है क्वांटम मेरिट का वो उठता है। कौन से वो केसेस हैं देखते हैं। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void. जब आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तब आपका क्वांटम मेरिट का मुद्दा उठता है। When something is done without any intention to do gratuitously, जब आप कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो आप आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हैं, ठीक है, और आपकी इंटेंशन नहीं थी उस काम को करने की लेकिन आप कर देते हैं। When there is an express or implied contract to render service but there is no agreement as to remuneration, जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है और सर्विस की आपने कोई भी रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं करी है, तो उस केस में भी क्वांटम मेरिट का केस उठ सकता है। When one party abandons or refuses to perform the contract, जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देती है या फिर परफॉर्म करने से मना कर देती है तो भी क्वांटम मेरिट का हमारा केस उठ सकता है। Where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance, ठीक है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिविजिबल है और जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है वो आधे परफॉर्मेंस की इंजॉयमेंट ले चुकी है, उसका बेनिफिट ले चुकी है, तो तब भी आपका ये वाला क्वांटम मेरिट का इशू उठ सकता है। When an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction for bad work. अब मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा lump sum अमाउंट एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, वो कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और वो lump sum अमाउंट जो है वो आप बैड वर्क अगर वो खराब काम करा है तो उसके पैसे वो काट सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे वो नहीं कर सकता, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसे वो नहीं मांग सकता। मान लेते हैं उसने पेंट करा है आपके घर पर और आपको वो पेंट अच्छा नहीं लगा तो आप उसके लिए उसके पैसे काट सकते हैं, बट आप उससे ज़्यादा पैसे फालतू किसी रीज़न की वजह से नहीं काट सकते क्योंकि जितना उसने आपके घर में काम करा है उतना तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 12, X wrongfully revoked Y's his agent authority before Y could complete his duties. X ने wrongfully Y की अथॉरिटी ले ली जिससे पहले कि Y अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता। Held Y could recover as a quantum merit for the work he had done and the expenses he had occurred in the course of duties as an agent. तो जब तक Y एजेंट था, ठीक है, मान लेते हैं कि X ने Y के एजेंटशिप जो थी वो ही कैंसिल कर दी, ठीक है, तो एज अ एजेंट उसने जितना पैसा कमाया था वो पैसा वो डिजर्व करता है लेना, किससे, X से। Now A agrees to deliver 100 bales of cottons to B at a price of ₹1000 per bale. A ने ये प्रॉमिस करा कि वो B को 100 bales of cotton डिलीवर करेगा जिसमें पर बेल प्राइस है 1000 और the cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each. जो cotton bales हैं वो 50 के installment में डिलीवर होनी थी। A delivered the first installment but failed to supply the second. B must pay for 50 bags, ठीक है, तो ए ने सिर्फ 50 बैग ही डिलीवर करे, बाकी के 50 डिलीवर नहीं करे, तो ऑब्वियसली बी जो है वो सिर्फ 50 बैग के लिए ही पे करेगा, बचे हुए 50 के लिए वो पे नहीं करेगा एज पर द क्वांटम मेरिट डॉक्ट्राइन। नाउ सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस where damages are not an adequate remedy in the case of breach of contract, the court in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract. मान लेते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको एक बहुत
एक ऐसा आइटम दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा एंटीक आइटम है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एंटीक है और वो कहीं नहीं मिलता मार्केट में, और बाद में फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट को आपसे तोड़ देती हूँ। तो आप मुझे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि देखो जो हम जिस चीज़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें डैमेजेस जो हैं वो इनफ नहीं है, जो एंटीक आपको चाहिए था वही एंटीक आपको चाहिए, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी मेरे ऊपर सूट कर सकते हैं कि तुमने जो कहा था तुम वही काम करो, क्योंकि डैमेजेस इसमें मेरे लिए मुझे कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, इसमें डैमेजेस का अमाउंट मुझे कॉम्पनसेट नहीं करेगा, तो तुम मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन थी, ठीक है। सो दिस इज सूट फॉर specific performance. Now, suit for injunction, where a party to a contract is negating the terms of a contract, the court may issuing an injunction orders restraining him from doing what he promised not to do. जब किसी भी पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वो कोई ऐसा काम कर लेती है जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का है, तो कोर्ट जो है वो एक इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर सकती है वो काम से रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. एक फिल्म स्टार था, उसने एक्सक्लूसिवली प्रॉमिस करा कॉन्ट्रैक्ट में कि वो सिर्फ पूरे साल में एक प्रोड्यूसर के साथ ही काम करेगा। ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, और उसी एक साल में उसने किसी और प्रोड्यूसर के साथ भी काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सो हेल्ड शी कुड बी रिस्ट्रेन बाय एन इंजंक्शन, तो जो एक जिस डायरेक्टर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि वो एक साल के लिए काम करेगी, तो कोर्ट उसको इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर सकती है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करने से रोक सकती है। कौन रोक सकती है? कोर्ट उन्हें इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर उस काम करने से रोक सकती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड नहीं है या फिर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है परफॉर्म नहीं करने को, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 15, A singer agreed with B to perform at his theater for 2 months. A एक सिंगर है और उन्होंने B से प्रॉमिस करा कि वो उनके थिएटर में 2 महीने के लिए गाना गाएंगे, ऑन अ कंडीशन दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड ही वुड नॉट परफॉर्म एनीवेयर, और एक कंडीशन पे कि 2 महीने में वो सिर्फ उनके थिएटर में ही गाना गाएंगे और कहीं नहीं गाएंगे। इन दिस केस बी कुड नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग ए फ्रॉम परफॉर्मिंग इन अदर प्लेसेस, ठीक है। अब इस केस में जो बी है वो कोर्ट भी जा सकते हैं इंजंक्शन ऑर्डर इशू करने के लिए अगर ए कहीं पे और पे परफॉर्म करते हैं। सो सूट फॉर इंजंक्शन जो है वो कोर्ट इशू कर सकती है इंजंक्शन ऑर्डर वो काम से आपको रोकने के लिए जो कि स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। नाउ पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन एज पर सेक्शन 65। A person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of the contract. अगर कोई पार्टी राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करती है तो तब वो भी कॉम्पनसेशन के लिए लायबल है अगर कॉन्ट्रैक्ट की नॉन फुलफिलमेंट नहीं होती है, उसकी वजह से अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस के लिए भी वो कॉम्पनसेशन के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, A singer contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months. A एक सिंगर है और उन्होंने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा जो कि एक थिएटर के मैनेजर है कि वो उनके थिएटर में गाने गाएंगे, हर हफ्ते दो दिन गाना गाएंगे, 2 रात गाना गाएंगे वो 2 महीने तक, ठीक है। एंड बी एंगेजेस टू पे हर ₹10,000 फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस, और बी ने कहा कि ठीक है जितनी भी नाइट तुम परफॉर्म करोगे उन नाइट्स पे मैं तुम्हें ₹10,000 पे करूंगा। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। 6th नाइट पर जो ए है वो अपनी मर्जी से जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, एंड बी इन कॉन्सिक्वेंट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया। नाउ बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज विच ही हैज सस्टेन थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो बी है वो ए को स्यू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए जो कि उनको हुए हैं क्योंकि वो थिएटर में गाना गाने अब नहीं आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए बी को जो भी लॉस हुआ है उस लॉस के लिए वो ए को स्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस की क्या क्या अप्रोचेस हैं इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में, क्या हमारा डिस्टिंक्शन है, क्या लाइन ऑफ डिफरेंस है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में, और अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस के अलावा इन डैमेजेस के अलावा हमारे पास और भी रेमेडीज़ अवेलेबल है। वो रेमेडीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना, क्वांटम मेरिट मांगना या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगना, इंजंक्शन मांगना, ठीक है।
इंजंक्शन ऑर्डर्स इशू करना, ठीक है। सो आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दीज रेमेडीज। पहले वाली वीडियो में हमने डैमेजेस को डिस्कस करा था और इस वीडियो में हमने रेमेडीज और लिक्विडेटरी डैमेजेस और पेनल्टी को डिस्कस करा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।